हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल और इम्प्रूव करेंगे अपनी वोकैबुलरी एंड ग्रामर को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो लोग इस चैनल पर न्यू है तो वो लोग वीडियोस को वॉच करें। अगर आपको वे ऑफ टीचिंग पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। और इस एडिटोरियल में जितने भी वर्ड मीनिंग होंगे वो सारे एज ऑलवेज मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, तो मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। अभी शुरू करते हैं इसे रीड करना। और ये जो एडिटोरियल्स हैं या मेरी जो न्यूज़पेपर रीडिंग की वीडियोस हैं, तो ये हमने पढ़ना तब शुरू किया है जब हमने इंग्लिश को अच्छे से सीख लिया है। इंग्लिश को सीखने के बाद ही आपको इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल लगेगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर आप मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिसमें 500 से ज्यादा वीडियोस हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं विद सो मेनी एग्जांपल्स। वोकैबुलरी कवर की गई है, स्पोकन इंग्लिश वहां पर है, मींस एवरीथिंग। बाकी चीजें आपके सामने लिखी हुई है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड जरूर करना, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी शुरू करते हैं हमारा आज का एडिटोरियल। तो हमारा एडिटोरियल है टर्न एंड चर्न। यहाँ पे टर्न का मतलब वैसे तो मुड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंस दे रहा है वो है बदलाव से। और जो चर्न है, चर्न का मतलब होता है मंथन करना। जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो वहां पे चर्न किया जा रहा था, मंथन। उसी तरह से जब हम दही से लस्सी वगैरह बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो भी हम मथनी करते हैं, चर्न करते हैं। और चर्न का एक और मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं विचार विमर्श करना, सोचना। लेकिन यहाँ पे जो टाइटल्स लिखे जाते हैं एडिटोरियल में, इनका एक्यूरेट वो मतलब नहीं होता जो लिखा होता है। आपको इसको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझना पड़ता है। तो ये लिखा जाता है इस तरह के मतलब टाइटल्स, ताकि हम लोग अट्रैक्ट हो जाएं उसकी तरफ, राइट। तो यहाँ पे टर्न का मतलब बदलाव से है, और चर्न का मतलब हलचल से है। यहाँ पे आप वर्ड याद करेंगे, चर्न मंथन या घुमाकर चलाना या जोर से हिलाना। यहाँ पे हमारा सेंस आ रहा है जोर से हिलाना, यानी कि हलचल। इसको आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, नाउन की तरह भी। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आप सेल्फ रीड कर लें, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो एडिटोरियल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप ये एग्जाम्पल्स सेल्फ रीड करें। और ये जो पीडीएफ है, आप लोग हमेशा पूछते हैं, तो ये पीडीएफ है मेरी द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैब पर, जो कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है। तो ये कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा वर्ड मीनिंग के फोल्डर में। तो वापस आते हैं, टर्न एंड चर्न, बदलाव और हलचल। एडिटोरियल है हमारा ऑन कास्ट काउंट, जाति गणना पर, एंड नेक्स्ट सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, और नेक्स्ट मतलब अगला। तो जाति गणना और अगले जनगणना पर। तो ये है हमारा एडिटोरियल। इसमें आप वर्ड याद कर सकते हैं, सेंसस, इसको बोलते हैं जनगणना, मतलब लोगों की गिनती। और दूसरा याद कर सकते हो चर्न, ये अच्छा वर्ड है, मंथन करना या हलचल। इसके नीचे सब हेडिंग लिखी है, अ कास्ट सेंसस शुड नॉट बी अलाउड। ये जो जाति जनगणना है, इसकी आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए, या इसकी आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे हमने लगा दिया शुड, शुड का पैसिव है शुड बी, अलाउड है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जाति जनगणना की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? टू ऑसिफाई सोशल सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब होता है विभाजन, मतलब डिवाइड करना, और सोशली सामाजिक, सामाजिक विभाजन को ऑसिफाई करने के लिए अलाउड नहीं किया जाना चाहिए। अब ये ऑसिफाई क्या होता है, इसको ध्यान से देखना, ये भी हमारा अच्छा वर्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ड नंबर 551, ऑसिफाई। इसका मतलब होता है हड्डी में बदलना। दूसरा कठोर बनाना। तीसरा पुख्ता करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें पुख्ता सबूत चाहिए, मतलब जो मतलब एकदम बढ़िया है, फिक्स्ड है, जिसमें आप कुछ बदल नहीं सकते, जो परमानेंट है, तो बोलते हैं पुख्ता। और हम कई बार बोलते हैं कि पुख्ता कर लेना, कि ऐसा ये काम हो जाएगा, मतलब आप देख लेना ध्यान से, पक्का कर लेना, तो वही होता है पुख्ता करना। और इसका मतलब होता है रूप में स्थिर या अप्रिय परिवर्तन लाना। बाकी ये आप पढ़ना, आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ओवर टाइम, समय के साथ, द वंस फ्लेक्सिबल सिस्टम, मतलब जो कभी एक लचीला सिस्टम था, बिगेन टू ऑसिफाई, वो क्या हुआ, कठोर होने लगा। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं ऑसिफाई। और यहाँ पे जो हमने यूज किया ऑसिफाई, ये पुख्ता करने से, मतलब फिक्स कर लो, ध्यान से देख लो, सुनिश्चित कर लो।
तो ये जो कास्ट सेंसस है, इसको सामाजिक विभाजन को पुख्ता करने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये होगी हमारी इसकी हिंदी। तो वर्ड याद करेंगे, ऑसिफाई करना और सेगमेंटेशन हो गया विभाजन। ये दोनों वर्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम्पल पढ़ना, क्लियर हो जाएगा। ये आप इसके 5 एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। और दूसरा हमारा वर्ड है ये सेगमेंटेशन। क्या मतलब हुआ? विभाजन, खंडों में बांटना, भागों में विभक्त करना। ये काम करेगा नाउन का। एग्जाम्पल है मार्केट सेगमेंटेशन, मतलब जो बाजार का विभाजन है। हेल्प्स, वो मदद करता है बिजनेसेस की टारगेट करने में स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप्स को। और बाकी एग्जाम्पल्स आपके सामने है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड देम। तो ये होगी हमारी सब हेडिंग। अच्छे से समझ में आई, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। टेंस हमारा है शुड का पैसिव, शुड बी। अब आता है हमारा मेन एडिटोरियल। हमारा पहला सेंटेंस है यहां से लेकर और यहां तक, तो ये पूरा एक सेंटेंस है, इसको पढ़ते हैं। द सेंटर्स डिसीजन, केंद्र का फैसला। ये जो फैसला है, मार्क्स अ शार्प डिपार्चर, ये संकेत करता है, दर्शाता है, दिखाता है, शो करता है। यहाँ पे सेंटर का डिसीजन है, ये सब्जेक्ट है। मार्क यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में हमने लगा दिया एस, तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। केंद्र का फैसला दर्शाता है किसको? एक शार्प डिपार्चर को। डिपार्चर का यहाँ पे मतलब टर्न से है, और टर्न का यहाँ पर मतलब है बदलाव। और शार्प का मतलब जो एकदम तीखा, एकदम जो तीव्र है, बड़ी तेजी के साथ जो बदलाव हुआ है, उसको दिखाता है सेंटर का डिसीजन। फॉर द रूलिंग बीजेपी, ये जो रूलिंग बीजेपी है, सत्तारूढ़ बीजेपी बोलते हैं। रूलिंग मतलब जो अभी पावर में है, और हिंदी में बोलते हैं सत्तारूढ़। तो इसके लिए, तो ये क्या है, क्या दर्शाता है इसके लिए? एक शार्प डिपार्चर को, तीव्र बदलाव को। और बदलाव कहां से हुआ है? फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, अपने पिछले स्थिति से। पोजीशन मतलब स्थिति, प्रीवियस इज पिछला, इट्स मतलब अपना, और फ्रॉम आ रहा है से। अब यहां तक हिंदी निकाल लो। ये एक्चुअली यहां तक सेंटेंस नहीं है, ये यहां तक है। तो सेंटर का डिसीजन सत्तारूढ़ी बीजेपी के लिए अपने प्रीवियस पोजीशन मतलब पिछली स्थिति से एक तीव्र बदलाव को दर्शाता है। अब यहाँ पे डिसीजन के बारे में बता रहे, भी कौन सी डिसीजन कह रहे हैं? टू इंक्लूड, शामिल करना। किसको? कास्ट एन्यूमरेशन को, मतलब कास्ट काउंटिंग को। एन्यूमरेशन का मतलब है एक एक करके गिनना, ये नाउन का काम करेगा। ये वर्ड हमने काफी पहले किया था, तो इसी पीडीएफ में हमने पता नहीं 200 के आसपास होगा, वो आप देखना वहां पे। काफी बार मैंने बताया इसको वर्ब के रूप में या फिर नाउन के रूप में। यहाँ पे यूज हो रहा है नाउन के रूप में, जिसका यहाँ पे मतलब है एक एक करके गिनती करना। ठीक है, तो कह रहे हैं ये जो डिसीजन है जिसमें शामिल है कास्ट की काउंटिंग करना, उसको कास्ट का एन्यूमरेशन किस चीज में? इन द नेक्स्ट नेशनल सेंसस में। इसको मैं एक बार हाईलाइट करता हूं, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी यहां से। ठीक है, ये सारा यहां तक, ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट डिसीजन। तो हम कह रहे हैं ये जो कास्ट एन्यूमरेशन है, इसका अगले राष्ट्रीय जनगणना में इंक्लूड करना। तो ये डिसीजन, ठीक है, अगले राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करना, ये जो डिसीजन है, तो ये बीजेपी के लिए दर्शाता है एक तीव्र बदलाव को अपने प्रीवियस पोजीशन से। क्लियर हो गया अच्छे से? यहां पे अब आप करेंगे वर्ड मीनिंग याद। एक आ गया मार्क अ शार्प डिपार्चर, एक तीव्र बदलाव को दर्शाना, संकेत करना, दिखाना, शो करना। रूलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका मतलब है सत्तारूढ़ी, मतलब जिसका भी पावर चल रहा है। एन्यूमरेशन ये वर्ड आ गया, जिसका मतलब एक एक करके बनाना, मतलब बताना या काउंट करना। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। अब है दूसरा सेंटेंस, यहां से लेकर यहां तक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है हैड टारगेटेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना लगाया था 2024 में। हैड लगा हुआ है, टारगेटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऊपर हो गया सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। तो इन्होंने 2024 में निशाना लगाया था किस पर? द कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो पर। मैनिफेस्टो क्या होता है, ये हमने
ये वर्ड किया था आई थिंक 990 या 1000, आई थिंक 1000 ही होगा। तो ये लास्ट वर्ड था मेरी पिछली वाली वोकैब सीरीज का। इसका पीडीएफ मैंने आपको वर्ड मीनिंग के फोल्डर में दे रखा है, जो मेरा प्रीवियस सीरीज था 1000 वर्ड्स का। और ये जो अभी द हिंदू का वोकैब चल रहा है ये अलग है, ठीक है। ये सारी की सारी वहाँ पे गिवन है कोर्स के अंदर। तो मैनिफेस्टो याद होगा अगर आपको, तो इसका मतलब होता है घोषणा पत्र। इलेक्शन के टाइम आता है ना घोषणा पत्र कि हम ये चीजें करेंगे, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र। तो कांग्रेस का जो ये इलेक्शन चुनावी घोषणा पत्र था, इसको टारगेट किया था। मैनिफेस्टो कौन सा? प्रॉमिस, जिसमें वादा था किसका? ऑफ अ कास्ट सेंसस का, मतलब जाति जनगणना का, जिसमें वादा किया गया था। तो उस मैनिफेस्टो में तो उसको टारगेट किया था मोदी ने एज अ रिफ्लेक्शन, एक प्रतिबिंब के रूप में, मतलब एक सिंबल के रूप में, एक प्रतीक के रूप में। किस चीज का प्रतीक? ऑफ इट्स अर्बन नक्सल थिंकिंग। कह रहे हैं उनकी जो ये अर्बन नक्सल थिंकिंग है। अब ये अर्बन नक्सल क्या होता है आप गूगल करना, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। इनको वामपंथी थिंकिंग बोल देते हैं, वामपंथी सोच वाले, मतलब उल्टा ही चलते हैं ये। और उसका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ रहा है, प्रतिबिंब, उसकी छवि, उसका एक इशारा, उसका संकेत, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसकी हिंदी निकाल लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में कांग्रेस का जो ये इलेक्शन घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, जिसमें प्रॉमिस किया गया था जाति जनगणना का, तो इसको टारगेट किया अर्बन नक्सल थिंकिंग की छवि के रूप में। यहाँ पे टारगेट का मतलब बताने से भी निकाल सकते हो कि मोदी ने बताया है इस मैनिफेस्टो को एज के रूप में। किस रूप में? एक अर्बन नक्सल थिंकिंग की छवि के रूप में, उसके प्रतिबिंब के रूप में। तो ये होगी इसकी हिंदी। तो इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है, शायद इसलिए क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। करोगे तो आसान लगेगा, राइट। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद करेंगे। मैनिफेस्टो इज घोषणा पत्र। दूसरा रिफ्लेक्शन, ये तो आई थिंक नॉर्मल वर्ड है। हमेशा एक छोटी सी जो कहानी थी कुत्ते और हड्डी वाली, उसमें भी क्या होता है, कुत्ता अपनी छवि को, अपने प्रतिबिंब को पानी में देखता था, अपनी रिफ्लेक्शन को। साइंस में भी पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन वगैरह आपने, वही है। और अर्बन नक्सलवादी जो होते हैं, वामपंथी बोल दो, वैसी थिंकिंग रखने वाले। इसके बाद आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन लास्ट ईयर। कह रहे हैं जो आम चुनाव है पिछले साल, तो उस दौरान, तो पिछले साल के आम चुनाव के दौरान बीजेपी लीडर्स जो हैं हैड आस्क्ड द पीपल, उन्होंने लोगों से कहा था फॉर अ मैसिव मेजॉरिटी, एक बड़ी बहुमत के लिए। मैसिव मतलब होता है काफी, मतलब भारी मात्रा में, और मेजॉरिटी हो गया बहुमत। और लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में जो भारी बहुमत है उसके लिए बीजेपी के लीडर्स ने लोगों से कहा था। क्यों कहा था? टू रीमॉडल करने के लिए, यानी कि जिसको बोलते हैं दोबारा से निर्माण करने के लिए। किसको? द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को। क्लियर हुआ? यहाँ पे आप याद कर सकते हैं रीमॉडल करना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैसिव तो नॉर्मल वर्ड है, मतलब जो बहुत व्यापक होता है, एनॉर्मस होता है, बड़ा होता है, बिग होता है, ठीक है। और मेजोरिटीज बहुमत, मान लो इलेक्शन में कांग्रेस को बहुमत मिला है, तो इसका मतलब उनको ज्यादा वोट मिले हैं, तो उनको मेजोरिटी मिली है। तो कह रहे हैं कि आम चुनाव जो पिछले साल हुए उसके दौरान बीजेपी लीडर्स जो हैं उन्होंने लोगों से कहा था मैसिव लोकसभा बहुमत के लिए, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीमॉडल कर सके, उसको दोबारा बना सके, उसमें चेंजेस कर सके। यहाँ पर आप ध्यान देना, ये आस्क्ड लिखा हुआ है, आस्क मतलब पूछना होता है, लेकिन यहाँ पे आस्क का हिंदी मैंने बोला कहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारा नरेशन का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको बोला मैंने कहा। और यहाँ पे आ गया हैड, ये भी नरेशन की वजह से आया है। तो ये नरेशन के कॉन्सेप्ट सीखना, आपको समझ में आएगा ये ट्रांसलेशन। इसके बाद आगे हमारा यहाँ से लेकर सेंटेंस है मेजॉरिटी तक। यहाँ पे लिखा है दिस प्रॉमिस, ये जो वादा है, ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरहॉल का। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, संविधान से जुड़ा हुआ। ओवरहॉल का मतलब होता है एक बड़ा बदलाव। अच्छा वर्ड है, ये भी याद करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसको भी। तो ये जो प्रॉमिस है संविधान में एक बड़े बदलाव का, ये जो वादा है, वॉज सीन, इसको देखा गया।
यहाँ पे ये जो प्रॉमिस है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब ये सारा का सारा यहाँ तक ओवरहॉल तक। तो वॉज सीन, सीन यहाँ पे आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज लगा है, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ये जो वादा है संविधान में बड़े बदलाव का, इसको देखा गया बाय ओबीसी एंड दलित ग्रुप्स, ओबीसी और दलित ग्रुप्स के द्वारा, एज अ थ्रेट, एक धमकी के रूप में, एक खतरे के रूप में। कैसा खतरा? टू डिसमेंटल कास्ट रिजर्वेशन, ये जो जाति आरक्षण है कास्ट रिजर्वेशन, इसको डिसमेंटल करने के खतरे के रूप में देखा गया। ठीक है, डिसमेंटल क्या होता है? पूरी तरह से समाप्त कर देना, नष्ट कर देना, खत्म कर देना। तो इनको खतरा लग रहा था कि ये जो कास्ट रिजर्वेशन है, जाति के आधार पे आरक्षण जो है, ठीक है, जाति आरक्षण, तो इसको ये डिसमेंटल कर देंगे। तो ऐसा जो खतरा है उसके रूप में इस प्रॉमिस को देखा गया ओबीसी और दलित ग्रुप्स के द्वारा। क्लियर हो गया? अब पूरी हिंदी सुन लो यहाँ तक पहले अच्छे से। ये वादा जो है संविधान में बदलाव का, इसको देखा गया जाति आरक्षण को समाप्त करने के खतरे के रूप में ओबीसी और दलित ग्रुप्स के द्वारा। एंड और पार्टली मतलब आंशिक रूप से, एक्सप्लेन्स, तो ये आंशिक रूप से बताता है, समझाता है, एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर एक्सप्लेन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हमने लगा दिया एस, एंड यूज किया सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ये जो एक्सप्लेन है इसका सब्जेक्ट कौन होगा? ये जो ऊपर लिखा है दिस प्रॉमिस। अब देखो दिस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, किसके लिए? वॉज सीन के लिए। और यही दिस प्रॉमिस जो है ये एक्सप्लेन के लिए काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो अब देखो आप ट्रांसलेशन किस तरह से है, आई थिंक ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करता है, ये वादा क्या एक्सप्लेन करता है? वाई, कि क्यों बीजेपी फेल शॉर्ट ऑफ एन इलेक्टोरल मेजोरिटी। इलेक्टोरल होता है चुनावी, मेजोरिटी इज बहुमत, और ये वर्ड आ रहा है फॉल शॉर्ट ऑफ। इसको मैं भी काफी यूज करता हूँ स्पीकिंग में, जैसे किसी चीज की कमी पड़ जाती है आपके पास, तब आप यूज करते हैं फॉल शॉर्ट ऑफ। जैसे व्हेन आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश आई फॉल शॉर्ट ऑफ एक्यूरेट वर्ड्स, जब मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ मेरे पास एक्यूरेट वर्ड्स की कमी पड़ जाती है, तो वो ये फॉल शॉर्ट ऑफ। तो ये जो प्रॉमिस है ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों बीजेपी जो है उसको इलेक्टोरल मेजोरिटी में, चुनावी बहुमत में क्यों कमी आ गई। ठीक है, ये मतलब होगा इसका। तो वर्ड याद करेंगे फॉल शॉर्ट ऑफ, और इसके अलावा ओवरहॉल, डिसमेंटल। तो मैं अब आपको वर्ड मीनिंग दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। टेंस मैंने आपको समझा दिए हैं, देखो दिस प्रॉमिस वाज सीन, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। दिस प्रॉमिस एक्सप्लेन्स, ये प्रॉमिस बताती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकिन एक्टिव वॉइस, और पार्टली यहाँ पर है एडवर्ब। उसके बाद वाई सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, वाई के बाद बीजेपी सब्जेक्ट है, फेल शॉर्ट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये इसके मतलब रूल्स वगैरह। अब यहाँ पे आइए वर्ड मीनिंग पर। 553, रीमॉडल करना, नाम से पता चल रहा है पुनः निर्माण करना, फिर से बनाना, नई रूपरेखा देना। इसके एग्जाम्पल्स आप सेल्फ रीड करें, वीडियोस अदरवाइज लंबी हो जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड हमने किया ओवरहॉल, अच्छा वर्ड था। अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरहॉल। क्या मतलब था? बड़ी स्तर पर बदलाव करना, या फिर पूरी तरह से जांच कर मरम्मत या सुधार करना। तो आप पहले जांचते हैं फिर उसमें सुधार करते हैं, तो वही मतलब है ओवरहॉल। एग्जाम्पल देख लो, द गवर्नमेंट प्लान्स, सरकार योजना बना रही है, टू ओवरहॉल, सुधार करने की पूरी तरह से, किसको? टैक्स सिस्टम को। तो ये बाकी के एग्जाम्पल्स आप पढ़े अपने आप। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमने ये किया 555, फॉल शॉर्ट ऑफ। तो इसका मतलब होता है कम रह जाना, कमी पड़ जाना किसी चीज की, किसी भी चीज में लक्ष्य है, उम्मीद है, आवश्यकता से कम रह जाना उसमें। ठीक है, पूरी तरह से पूरा न कर पाना, तो इसका मतलब फॉल शॉर्ट ऑफ। द प्रोजेक्ट फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है और जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे क्या हुआ, मतलब कमी वो हुआ, यह परियोजना उम्मीदों से कम साबित हुई, राइट। तो ये है हमारा फॉल शॉर्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस, फेल शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, जो भी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड था उसकी जो परफॉर्मेंस है उससे क्या हुई, कमी निकली। तो ये आप पढ़िए, और बाकी सिनोनिम्स आप पीडीएफ से देखें। फिर हमने ये वर्ड अभी देखा था डिसमेंटल, विखंडित करना, टुकड़े टुकड़े करके हटाना, या किसी व्यवस्था,
या कोई ढांचा है या कोई प्रणाली है उसको समाप्त करना। जैसे अभी किस चीज की बात हुई थी, यहाँ पे देख रहे हो कास्ट रिजर्वेशन जो है इसको डिसमेंटल करना, मतलब इसको क्या करना, टुकड़े टुकड़े करके हटाना, या ये जो ढांचा, ये जो सिस्टम प्रणाली है, या ये जो व्यवस्था है इसको समाप्त करना। ठीक है, तो द वर्कर्स डिसमेंटल्ड द ओल्ड मशीन, मजदूरों ने पुरानी मशीन को खोलकर हटा दिया। और द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिसमेंटल द आउटडेटेड लॉ, जो आउटडेटेड लॉ है उनको डिसमेंटल करने के लिए सरकार ने फैसला लिया। तो ये आप पढ़ें अच्छे से, और इसके बाद अगला वर्ड पढ़ेंगे अभी आगे आएगा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा सबको। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। इन 2015 में द आरएसएस चीफ्स कॉल, ये जो आरएसएस का जो चीफ है इसका जो कॉल है, इसका मतलब आह्वान, फॉर अ डिबेट, एक डिबेट के लिए जो इनका आह्वान था कि आके भी डिबेट कर लो। तो ये जो आह्वान है इनका, इनका जो कॉल है किस पर, ऑन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पर, मतलब जाति के आधार पर जो आरक्षण है इस पे डिबेट के आह्वान को, ये जो आह्वान था इनका, लेड टू, तो ये कारण बना, लेकर गया, किस चीज का कारण बना, सेटबैक्स का मतलब झटकों का या हार का, किसके लिए, बीजेपी के लिए। कहां पर, इन द बिहार असेंबली इलेक्शन, बिहार विधानसभा चुनावों में। क्लियर हो गया, ये तो इतना मुश्किल नहीं था। इसमें ये जो लिखा है आरएसएस चीफ्स कॉल, ये काम करेगा हमारा सब्जेक्ट का। फिर लीड टू का सेकंड फॉर्म हो गया लेड टू, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। आरएसएस चीफ का जो आह्वान है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पर डिबेट को लेकर, तो ये कारण बना बीजेपी के लिए बिहार असेंबली इलेक्शंस में सेटबैक्स का, यानी कि झटकों का, हार का। यहाँ पे याद करेंगे कास्ट बेस्ड, जाति के आधार पर, ये काम करेगा एडजेक्टिव का, रिजर्वेशन हो गया आरक्षण, डिबेट इज बहस, कॉल का मतलब यहाँ पे आह्वान है, मतलब बुलाने से, सेटबैक्स मतलब झटके या हार, असेंबली इलेक्शंस हो गए विधानसभा चुनाव। और यहाँ ऊपर देखोगे तो इलेक्टोरल मेजोरिटी मतलब चुनावी बहुमत। इसके बाद आगे लिखा है द महाराष्ट्र एंड हरियाणा असेंबली इलेक्शन विक्ट्रीज, महाराष्ट्र और हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव में जो विक्ट्रीज हैं, जो जीत है 2024 में, सजेस्टेड, तो इसने सुझाव दिया, मतलब ये इसने बताया, ये सजेस्टेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ऊपर ये सारा जो था सब्जेक्ट। तो ये जो असेंबली इलेक्शन में जीत जो है महाराष्ट्र में और हरियाणा में, तो इसने सुझाव दिया दैट की, क्या सुझाव दिया, द बीजेपीज प्लैंक, ये जो बीजेपी का प्लैंक है, प्लैंक मतलब यहाँ पे है नीति से, या इनकी पॉलिसी या इनका एजेंडा। ठीक है, हिंदी निकाल सकते हो आप, इसकी नीति कह सकते हो, पॉलिसी, या इसको एजेंडा बोल सकते हो। तो बीजेपी का जो एजेंडा है, कौन सा एजेंडा, ऑफ हिंदू यूनिटी, हिंदू एकता का, एंड और इट्स रेजिस्टेंस, और इनका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध मतलब एक तरह से दूर रहना, किससे, रेजिस्टेंस टू कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, मतलब जाति के आधार पर जो राजनीति है तो उससे परहेज करना, उससे प्रतिरोध करना जो है। ठीक है, इस चीज ने, मतलब ये जो चीज है कंटिन्यूड, तो ये जारी रहा, इसने जारी रखा, किसको, रिटेन करना, मतलब बरकरार रखना, जारी रखा, किसको, इलेक्टोरल सेलियंस को, मतलब चुनावी महत्व को। सेलियंस का मतलब होता है प्रमुखता या महत्व, रिटेन का मतलब होता है टिके रहना, बरकरार रखना। इसमें आप ध्यान से देखना, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर सेंटेंस कैसे कैसे जुड़ा है, ध्यान देना, क्योंकि जब तक आप इसको समझोगे नहीं ना तब तक आप पकड़ नहीं पाओगे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ही ये सारा काम कर रहा है सब्जेक्ट का। सजेस्टेड है यहाँ पर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट यहाँ की सेंस दे रहा है, जो जोड़ रहा है सेंटेंस को। तो 2024 में महाराष्ट्र हरियाणा के विधानसभा चुनावों की जीत ने सुझाव दिया, मतलब बताया कि, क्या बताया, अब ये जो आगे सेंटेंस है, ये जो बीजेपी का प्लैंक है कंटिन्यूड, ठीक है, ये आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो ये जो बीजेपी की नीति है, तो इसने बरकरार रखा, रिटेन रखा, किसको, इलेक्टोरल सेलियंस को, चुनावी महत्व को। सेलियंस का मतलब होता है प्रमुखता या महत्व, रिटेन का मतलब होता है टिके रहना, बरकरार रखना। इसमें आप ध्यान से देखना, अभी मैं आपको ये बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ही ये सारा काम कर रहा है सब्जेक्ट का। सजेस्टेड है यहाँ पर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट यहाँ की सेंस दे रहा है, जो जोड़ रहा है सेंटेंस को। तो 2024 में महाराष्ट्र हरियाणा के विधानसभा चुनावों की जीत ने सुझाव दिया, मतलब बताया कि, क्या बताया, अब ये जो आगे सेंटेंस है, ये जो बीजेपी की नीति है, तो इसने बरकरार रखा, रिटेन रखा, किसको, इलेक्टोरल सेलियंस को, मतलब
चुनावी महत्व को। और ये कौन सा प्लान था, मतलब कौन सी नीति थी, कौन सा एजेंडा था इनका, ऑफ हिंदू यूनिटी, हिंदू एकता का, और ये जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, जाति के आधार पर राजनीति, इससे रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, इनसे दूर रहना, मतलब इसको यूज ही नहीं करना। तो इस चीज ने क्या किया, विक्ट्री दिलाई है। तो ये जीत ये बताती है हमें कि इन्होंने भाई एक तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करी, हिंदू एकता साथ में रखी, इसलिए वहां पे जीत मिली। क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छे से? वर्ड मीनिंग आप याद कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इज प्रतिरोध, विक्ट्रीज विजयी जीत, यूनिटी एकता कास्ट बेस्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ऊपर अब बताया था मैंने आपको, जाति के आधार पर। इलेक्टोरल सेलियंस मतलब हो गया चुनावी महत्व, और रिटेन मतलब बरकरार रखना, इंटैक्ट रखना किसी चीज को। जैसे आप वर्ड मीनिंग याद रखते हो, अगर आप उनको लंबे टाइम तक याद रख पा रहे हो तो आप उनको रिटेन कर पा रहे हो। वर्ड मीनिंग देखते हैं। 557 है, सेलियंस मतलब हो गया महत्व, प्रमुखता, उभार, काम करेगा नाउन का। द सेलियंस ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स मतलब जो भारतीय राजनीति है ना, उसमें ये जो कास्ट का महत्व है, इज अनडिनाइबल, तो इसको क्या है, अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, मतलब इसका रोल कहीं ना कहीं बहुत है। तो ऐसे यूज करेंगे सेलियंस का। बाकी आप ये पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पर। यहां लिखा है बट लेकिन, एज इट टर्न्स आउट, जैसे ही पता चलता है या जैसे ही साबित होता है। तो एज का मतलब जैसे ही, और इट टर्न्स आउट मतलब यह पता चलता है या सामने आता है। यह क्या पता चलता है, द बीजेपी वॉज प्रोबेबली अनश्योर, कि जो बीजेपी है वो प्रोबेबली यानी कि शायद, अनश्योर थी मतलब अनिश्चित थी, किस बारे में, ऑफ इट्स इलेक्टोरल ग्राउंड, अपने चुनावी जमीन को लेकर, या अपने चुनावी जमीन के बारे में। तो लेकिन जैसे ही पता चलता है या सामने आता है या साबित होता है कि बीजेपी शायद अनिश्चित थी अपने चुनावी जमीन के बारे में, एंड फियर्ड और डर था, और या सेंस्ड या इन्हें आभास था। किस चीज का डर था या फिर आभास था, तो और लगा हुआ, यानी कि या तो इनको डर था या इनको आभास था, एक फीलिंग थी। किस चीज का डर या आभास, एन अंडर करंट का। अंडर करंट क्या होता है, एक गहरी छुपी हुई भावना। मान लो एक व्यक्ति एक स्पीच दे रहा है, वो जो स्पीच दे रहा है तो अपने हिसाब से वो नॉर्मल दे रहा है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं मान लो कोई फीलिंग हो सकती है, खुशी की फीलिंग, गुस्से की फीलिंग, क्रोध, ठीक है, किसी भी तरह की फीलिंग, तो हम कहेंगे वो अंडर करंट है, मतलब एक छुपी हुई भावना है उसकी स्पीच के अंदर। ठीक है, उसका गुस्सा उसकी स्पीच में एक छुपी हुई भावना है, तो हम कहेंगे अंडर करंट है। इसको पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखो हमारा 558 वर्ड है, अंडर करंट मतलब हो गया भीतरी प्रवाह, छुपी हुई भावना या रुझान, गुप्त या अदृश्य प्रभाव जो सतह पर स्पष्ट नहीं दिखता। सतह मतलब होता है लेवल, ठीक है, सरफेस वगैरह, तो अदृश्य मतलब जो दिख नहीं रहा है, ऐसा इफेक्ट। एग्जाम्पल से समझो, देयर वॉज एन अंडर करंट ऑफ एंगर इन स्पीच, उसकी बातों के भीतर ही भीतर गुस्से की लहर थी। दूसरा, डिस्पाइट द सेलिब्रेशन, जश्न के बावजूद, एन अंडर करंट ऑफ टेंशन वॉज फेल्ट, मतलब क्या महसूस हुआ, ये जो टेंशन की एक अंदरूनी भावना है वो महसूस हुआ, राइट। तो ऐसे यूज कर सकते हैं अंडर करंट को। अब वापिस आए तो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो शायद अनिश्चित थी इलेक्टोरल जमीन को लेकर, चुनावी जमीन के बारे में, और डर था या आभास था एक गहरी भावना का। कौन सी गहरी भावना, इन फेवर ऑफ कास्ट सेंसस, मतलब जाति जनगणना के पक्ष में। मतलब उनको ये था कि अगर जाति जनगणना करेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो ऐसी एक अंदर उनकी भावना वगैरह थी, तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो जाति जनगणना के पक्ष में एक छुपी हुई भावना का भय था या आभास था, और बीजेपी अनश्योर थी इलेक्टोरल ग्राउंड को लेकर। ठीक है, और आगे लिख रहे हैं मतलब इन इसके कास्ट सेंसस के फेवर में उनकी छुपी हुई भावना थी, उसका डर वगैरह था,
दैट की इट कुड नो लॉन्गर पॉलिटिकली इग्नोर, कि इसे राजनीतिक तौर पर नजरअंदाज अब और नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता था। यहाँ पे कुड लगा हुआ है, कुड के बाद इग्नोर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नो लॉन्गर हमें बता रहा है कि पहले किया जा सकता था लेकिन अब नहीं। तो ये हमारा नो लॉन्गर का लेसन। पॉलिटिकली एडवर्ब है जिसका मतलब है राजनीतिक तौर पर, ठीक है। तो दैट की इट कुड नो लॉन्गर पॉलिटिकली इग्नोर, कि अब इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था राजनीतिक तौर पर, पर्टिकुलरली खास तौर पर इन बिहार में, विच विल वोट जिसमें चुनाव होंगे लेटर दिस ईयर, इस साल के आखिर में। क्लियर हो गया। तो यही था इसमें, और तो खास कुछ नहीं है, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है हिंदी भी। ऐसा मत समझना कि एडिटोरियल है हिंदी बिल्कुल इजी होगी। जब एडिटोरियल में इंग्लिश ही एडवांस्ड यूज हो रही है तो हिंदी ऑटोमेटिकली एडवांस्ड हो जाएगी, और जिसका लेवल अच्छा नहीं है वो तो वैसे भी समझ नहीं पाएगा। एडिटोरियल्स बच्चों के लिए भी नहीं होते हैं, ठीक है, कि आप सोचो कि हमने तो इंग्लिश सीखना शुरू किया है और हमें समझ में आ जाएगा। आप ये पीएचडी का सिलेबस कर रहे हो और आपका लेवल अगर नर्सरी वाला है, पहली क्लास वाला है, और आके आप पीएचडी की बुक्स पढ़ोगे तो मुश्किल तो लगेगा ही ना। तो इसीलिए पहले सीखने पर फोकस करो, फिर एडिटोरियल पढ़ना, आपको सब समझ में आएगा। अब यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। यहाँ पे एज इट टर्न्स आउट, जैसे ही पता चलता है, जैसे ही सामने आता है। प्रोबेबली इस शायद अनश्योर एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अनिश्चित। इलेक्टोरल ग्राउंड हो गया चुनावी जमीन। फियर डर होना, सेंस आभास होना। अंडर करंट हो गया छुपी हुई भावना। इन फेवर ऑफ हो गया पक्ष में। नो लॉन्गर का लेसन है, पहले था अब कुछ नहीं है। पॉलिटिकली राजनीतिक आधार पर या राजनीतिक रूप से। इग्नोर करना मतलब ग्लॉस ओवर करना, नजरअंदाज करना, पर्टिकुलरली खास तौर पर। इसमें और कुछ नहीं है। और अगर टेंसेस देखना चाहते हो तो यहाँ पे बीजेपी सब्जेक्ट है, वॉज लगा हुआ है, अनश्योर लगा हुआ है एडजेक्टिव, तो ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर पास्ट में। एज के बाद यहाँ पे इट है सब्जेक्ट, टर्न्स आउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ लगा दिया एस प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद एंड जोड़ा गया है, मतलब सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ ऐड किया है। फियर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेंस्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर दैट अगेन सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया गया, हिंदी आएगी की। फिर इट यहाँ सब्जेक्ट है, कुड लगा है, इसका इग्नोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे विच इज रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया बिहार के लिए। फिर वॉट विल लगा है, वॉट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ तक हमारा एडिटोरियल का एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा सेकंड पैराग्राफ है, ये एडिटोरियल 2 पैराग्राफ्स में होता है। इट इज नाउ अ रेस टू क्लेम क्रेडिट, अब ये श्रेय लेने का रेस है, श्रेय लेने की दौड़ है। क्लेम क्रेडिट मतलब कि भाई हमें श्रेय दो, क्रेडिट दो, और रेस तो आप जानते हो दौड़, तो यह एक श्रेय लेने की होड़ है या दौड़ है, यह एक कॉम्पिटिशन है। द बीजेपी एंड द ओपोजिशन हैव अक्यूज्ड, बीजेपी ने और विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, दोष दिया है। ये हैव लगा है, ये सब्जेक्ट हो गया, अक्यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस पर दोष लगाए हैं? ईच अदर, एक दूसरे पे। किस चीज के? ऑफ अंडरमाइनिंग, किसको अंडरमाइन करने के? सोशल जस्टिस को, मतलब सामाजिक न्याय जो है ना उसको अंडरमाइन करना, मतलब कमजोर बनाना। ये वर्ड भी मैं आपको दिखाता हूं, इसको भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। 559 अंडरमाइन, धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना, कमजोर करना, गुप्त रूप से नींव खोदना, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म मतलब लगातार अगर किसी की आलोचना होती है, कैन अंडरमाइन अ पर्सन्स कॉन्फिडेंस, तो उस पर्सन का क्या होता है? कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ जाता है, वीकन हो जाता है, अंडरमाइन हो जाता है। तो यही लिखा है यहाँ पे, बीजेपी और ओपोजिशन ने एक दूसरे पर दोष लगाया है सामाजिक न्याय को कमजोर बनाने का। इसके बाद आगे लिखा है नेशनल फॉर्मेशंस, मतलब जो राष्ट्रीय पार्टीज हैं। फॉर्मेशंस का मतलब पार्टीज या कह लो दल, जो राष्ट्रीय दल हैं, हैव टेकन एन एम्बिगस व्यू, तो इन्होंने एक क्या बोलेंगे इसको, द्विअर्थी जो दृष्टिकोण है उसको अपनाया है। अब आप कहेंगे ये द्विअर्थी क्या होता है? नाम से अब ये दो अर्थी मत समझना, वो जो अर्थी जाती है। द्विअर्थी मतलब है जिसका दो अर्थ निकलता हो,
ठीक है, द्विअर्थी। एम्बिगस मतलब डूबियस कह सकते हो, डाउटफुल कह सकते हो, जिसके दो मतलब निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्बिगस। ये काम करता है एडजेक्टिव का। व्यू यहाँ पर है नाउन। अब देखो ट्रांसलेशन कैसी है, नेशनल फॉर्मेशन यहाँ पर है सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लगा दिया हैव, फिर ये टेकन है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब है हमारी टेक एन एम्बिगस व्यू, एक अस्पष्ट दृष्टिकोण अपनाना। तो एम्बिगस का सिंपल इंग्लिश कह सकते हो अनक्लियर, जो स्पष्ट ना हो, जो डुअल इन नेचर हो, डुअलिटी हो जहां पर, ठीक है। तो नेशनल जो दल है उन्होंने अपनाया है अनक्लियर दृष्टिकोण को टूवर्ड्स कास्ट क्लेम्स, जाति के दावों के प्रति। अब यहाँ पे जो रह गया है अब उसको जोड़ते हैं। नेशनल फॉर्मेशंस मतलब नेशनल दल, कौन से दल, विच इंक्लूड जिसमें शामिल है बीजेपी, कांग्रेस एंड द लेफ्ट मतलब बाकी बचे, यानी कि जो भी ये वामपंथी है वो सब। तो इन दलों ने अपनाया है एक अनक्लियर अप्रोच को, दृष्टिकोण को, पर्सपेक्टिव को, नजरिए को। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ नॉट हॉस्टाइल। ये जो एम्बिगस है ना ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे जो हॉस्टाइल लिखा हुआ है दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव। इफ नॉट लगा हुआ है तो इस हॉस्टाइल को यहाँ पर भी आप लिख सकते हो एम्बिगस की जगह, मतलब हॉस्टाइल व्यू। हॉस्टाइल क्या होता है, जिसको बोलते हैं शत्रुतापूर्ण, मतलब दुश्मनी भरा दृष्टिकोण, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर ये दृष्टि मतलब दुश्मनी भरा, इफ नॉट हॉस्टाइल, अगर ये शत्रुतापूर्ण नजरिया नहीं है तो ये एम्बिगस है, तो ये अनक्लियर है, ठीक है। या तो मतलब शत्रुता ही भरी होगी उनके दृष्टिकोण में, अगर शत्रुता नहीं भरी तो क्या होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, अनक्लियर होगा। तो इसलिए लिखा है कि एम्बिगस व्यू है अगर हॉस्टाइल नहीं है तो। क्लियर। पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आप देखें एम्बिगस, यहाँ पे एम्बी लिखा है ना, एम्बी का मतलब होता है टू। जैसे हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से काम कर सकता है, एम्बीडेक्स्ट्रस। ऐसे होता है एम्बीवर्ट जो मतलब इंट्रोवर्ट भी हो एक्सट्रोवर्ट भी हो। उसी तरह से आ रहा है एम्बिगस मतलब अस्पष्ट, धुंधला, द्विअर्थी, जिसके दो अर्थ निकलते हो। हिज स्टेटमेंट वॉज सो एम्बिगस, उसकी जो स्टेटमेंट है वो इतनी अस्पष्ट थी, दैट नो वन न्यू, किसी को नहीं पता था, वट ही मेंट, कि उसका क्या मतलब था। तो ऐसे होता है एम्बिगस। बाकी एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे पढ़े। और इसके अलावा ये वर्ड है हमारा 561 होस्टाइल। ये होस्टाइल एडजेक्टिव है, नाउन होता तो हम यूज करते हैं होस्टैलिटी। तो इसका मतलब है दुश्मन जैसा, शत्रुतापूर्ण, विरोधी भावना रखने वाला। द टू कंट्रीज हैव मेंटेन अ होस्टाइल रिलेशनशिप। ये जो दो देश हैं इन्होंने सालों से शत्रुतापूर्ण संबंध बने हुए हैं। तो यहाँ पे होस्टाइल यूज हो रहा है एडजेक्टिव का, ठीक है। ही गेव अ होस्टाइल रिस्पॉन्स, उसने एक विरोधी प्रतिक्रिया दी टू द प्रपोजल, प्रस्ताव के प्रति। अब आपको क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ से दोबारा पढ़ रहा हूँ। इट इज नाउ अ रेस। अब ये एक होड़ है, एक रेस है, एक कॉम्पिटिशन है श्रेय लेने का। बीजेपी और ओपोजिशन ने दोष लगाया है एक दूसरे पर सामाजिक न्याय को कमजोर बनाने का। नेशनल जो राष्ट्रीय दल है जिसमें इंक्लूड है बीजेपी, कांग्रेस और अन्य या फिर वामपंथी, तो इन्होंने हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से अपनाया है एम्बिगस यानी कि अनक्लियर, अगर वो शत्रुतापूर्ण नहीं है, ऐसे अप्रोच को, ऐसे व्यू को, ऐसे दृष्टिकोण को। किसके प्रति, कास्ट क्लेम्स, जो ये जाति के दावे किए जा रहे हैं इनके प्रति। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, फॉर्मेशंस मतलब दल, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से, टेक एन एम्बिगस व्यू, अनक्लियर दृष्टिकोण अपनाना, होस्टाइल मतलब शत्रुता भरा या शत्रुतापूर्ण, और इसके अलावा इसमें रेस आ गया, होड़ या कंपटीशन, क्लेम क्रेडिट यानी कि श्रेय मांगना, श्रेय लेना। इसके अलावा यहाँ पर जो समझने वाली चीज है वो ये कि नेशनल फॉर्मेशन है सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैव, फिर टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। फिर यहाँ पे फॉर्मेशंस की बात हो रही है तो इसके लिए हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया। अब ये विच जो है ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसकी वर्ब है इंक्लूड, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ नेक्स्ट, सबल्टर्न पार्टीज। अच्छा वर्ड है ये भी, सबल्टर्न। इसका मतलब क्या होता है, जो मतलब निचले लेवल के होते हैं ना उनको बोलते हैं, ठीक है, निचले लेवल के। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन का भी काम करता है।
यहाँ पे आप देखो 562 वर्ड सबल्टर्न मतलब होता है निचला, अधीन या अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य। एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ और इसकी हिंदी ये भी याद रखो, निम्न वर्ग मतलब जो लो ग्रुप होता है, लो लेवल का। द सबल्टर्न वॉइसेस मतलब ये जो वॉइसेस हैं सबल्टर्न वर इग्नोर्ड, इनको इग्नोर कर दिया जाता था तो राजनीतिक डिस्कशंस में, पॉलिटिकल डिस्कशंस में। तो हम कह रहे हैं निम्न वर्ग की आवाजों को नजरअंदाज कर दिया जाता था अक्सर, मतलब ऑफन, राजनीतिक चर्चाओं में, इन पॉलिटिकल डिस्कशंस। तो अब समझ में आ गया सबल्टर्न मतलब निम्न वर्ग, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब यहाँ पे वापस आओ, सबल्टर्न पार्टीज मतलब निम्न वर्ग की जो पार्टीज है, ठीक है, ये पार्टीज ने डिस्प्लेस्ड मतलब हटा दिया था ऑल नेशनल पार्टीज, सभी राष्ट्रीय पार्टीज को, फ्रॉम दीज स्टेट्स, इन राज्यों से, इन 1990s 1990 में। अब कौन सी पार्टीज, मतलब सबल्टर्न पार्टीज तो हैं, अब इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? दैट मोबिलाइज्ड, जिसने संगठित किया था। मोबिलाइज मतलब होता संगठित करना, यानी कि इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा किया था, मोबिलाइज किया था? ओबीसी को एंड दलित ग्रुप्स को। कहाँ पे? इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार में। यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, मोबिलाइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो दैट मोबिलाइज्ड मतलब जिसने संगठित किया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ये जो सबल्टर्न पार्टीज है, ये काम करेगा सब्जेक्ट का। इसकी जो वर्ब है वो है डिस्प्लेस्ड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हिंदी निकालो, जो निम्न वर्ग की पार्टीज हैं जिन्होंने ओबीसी और दलित ग्रुप्स को यूपी एंड बिहार में संगठित किया था, तो उन पार्टीज ने हटा दिया था नेशनल पार्टीज को इन राज्यों से 1990 में। अब यहाँ पे करो वर्ड याद, जो कि है मोबिलाइज करना, मतलब संगठित करना, तैयार करना, उत्साहित करना। द गवर्नमेंट मोबिलाइज्ड ट्रूप्स, सरकार ने सैनिकों को तैयार किया, उनको इकट्ठा किया, संगठित किया हैंडल करने के लिए इमरजेंसी को। द कम्युनिटी वॉज मोबिलाइज्ड, जो समुदाय है उसको संगठित किया गया क्लीन अप करने के लिए लोकल पार्क को। तो ऐसे करेंगे मोबिलाइज। और बाकी अभी पढ़ते हैं। तो ये मेरी पीडीएफ है द हिंदू न्यूज़पेपर। इसके अलावा हमने 800 पहले वर्ब याद की थी, 400 नाउन याद किए थे, 400 एडजेक्टिव याद किए थे, उसके अलावा 200 एडवर्ब याद की थी, फिर हमने 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी की थी, और उसके बाद अब हमारी चल रही है ये वाली एक और न्यू सीरीज वोकैबुलरी पर। और इन सब के अंदर वर्ड मीनिंग अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि जो वर्ड इसमें है वो इसमें है, इसमें है, ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट सीरीज चल रही है, तो मेरे कोर्स के अंदर 3500 से ज्यादा वर्ड मीनिंग है एडवांस्ड लेवल तक। तो आप कीजिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प होगी। तो अगर जुड़ना है कोर्स से, सीखना है इंग्लिश, तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। और जो लोग मेरी बुक बाय करना चाहते हैं बिकम इंग्लिश चैंपियन, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे देख लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन बुक रिव्यू करके। तो उस बुक के अंदर क्या क्या है, किस तरह के लेसन गिवन है, तो वो आप देखना। तो अगर बाय करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करना। अभी बुक अमेजोन पे नहीं मिलेगी। तो अभी देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे सेंटेंस है, द बीजेपी रिस्पॉन्डेड, बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी, मतलब बीजेपी ने जवाब दिया, बाय टर्निंग मोर इंक्लूसिव, और ज्यादा समावेशी होकर। इंक्लूसिव देखो लगातार, आई थिंक तीसरे या चौथे एडिटोरियल से ये वर्ड लगातार आ रहा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया। तो इंक्लूड से बना हुआ है ये। तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी बाय टर्निंग मोर इंक्लूसिव, और ज्यादा समावेशी होकर, मतलब उनकी तरफ रुख अपनाकर। किन की तरफ? ओबीसी के प्रति। तो इन्होंने रिस्पोंड दिया, दैट जिसने, दैट हैज कल्मिनेटेड, जिसने कल्मिनेट किया है, जो शिखर तक लेके गया है, जो ऊपर तक लेके गया है, ठीक है, या जिसका परिणाम हुआ है। ये बहुत प्यारा वर्ड है कल्मिनेट, मैं आपको पहले इसको समझा ही देता हूँ, देखना ध्यान से। 564 वर्ड है कल्मिनेट, किसी प्रक्रिया या घटना का चरम बिंदु तक पहुंचना, मतलब कोई प्रतिक्रिया है, कोई रिस्पॉन्स है, या कोई घटना है, कोई इंसिडेंट है, उसका चरम तक पहुंचना,
मतलब उसका पैरामाउंट तक पहुंचना, या फिर उसको बोलना कि मतलब एक्मे तक पहुंचना, टॉप तक पहुंचना या उसको पहुंचाना। तो इसी का मतलब होता है कल्मिनेट करना। तो यहाँ पे देखो ये जो बीजेपी का रिस्पोंड है, इनकी जो प्रतिक्रिया है, ठीक है, इन्होंने मतलब इन्होंने प्रतिक्रिया दी। अब ये जो प्रतिक्रिया है ना, इसके लिए यूज किया गया दैट, ठीक है। बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी जिसने कल्मिनेट किया है, मतलब शिखर तक पहुंचाया है, ऊपर तक लेके गया है। किसको? इन इट्स कंटिन्यूइंग, उनका जो ये लगातार इलेक्टोरल डोमिनेंस है, मतलब चुनावी प्रभुत्व है 2014 से, ठीक है, 2014 से जो लगातार चुनावी प्रभुत्व है, तो इसको और ऊपर, ठीक है, वहां तक लेकर गया है ये बीजेपी का रिस्पोंड जो है। और कौन सा रिस्पोंड? ओबीसी के प्रति और ज्यादा इंक्लूसिव होकर, समावेशी होकर, मतलब उनको भी वो इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस स्टेप ने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिटोरियल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कल्मिनेट समझ में आ गया वर्ड, और डोमिनेंस मतलब होता है प्रभुत्व, और इलेक्टोरल तो बता ही दिया, इंक्लूसिव हो गया समावेशी, डिस्प्लेस मतलब हटाना, मोबिलाइज संगठित करना, रिस्पॉन्ड इस प्रतिक्रिया देना। बाकी वर्ड मैंने आपको बता दिए गाइस। तो कैसी लगी वीडियो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जो लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको कोर्स ज्वाइन करना है वो डाउनलोड कर लें बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और सीखना शुरू करें, फिर पढ़ना, फिर आपको मजा भी आएगा। तो अभी दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।